2014 का वक्त ऐसा था जब भारत के लोग करप्शन और कांग्रेस सरकार के इतने सालों के राज से परेशान हो गए थे और अब उनको कोई ना कोई नई सरकार चाहिए थी। उस वक्त लोगों को बस एक ही आस दिख रही थी और वो थी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के रूप में खड़े नरेंद्र मोदी। माहौल ऐसा बन चुका था कि पूरे भारत में मोदी लहर देखने को मिल रही थी और ऐसे ही सेम 2019 में भी हुआ, जहां मेजॉरिटी सीट्स बीजेपी को भर भर के मिली थी। आर्टिकल 370, राम मंदिर, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सर्जिकल स्ट्राइक, G20 समिट और ऐसे ही कई बड़े चेंजेस भारत में देखने को मिले इस बीजेपी सरकार के अंडर, जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत का आज डंका बजता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी सबसे पहले क्या बदलाव लाएगी अगर 2024 का इलेक्शन वो जीत जाती है? क्या जो वादे उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं वो पूरे होंगे? क्या भारत सच में विश्व गुरु बन पाएगा? चलिए जानते हैं। देखिए, यू कैन लव बीजेपी, यू कैन हेट बीजेपी, बट यू कांट इग्नोर बीजेपी। ये लाइन आज बीजेपी पर इतनी फिट बैठती है कि बूढ़े तो बूढ़े क्या, 18 साल के न्यू वोटर्स भी बीजेपी पर अपना दावा खेलने को तैयार हैं और इसलिए ही आज ये इतने बड़े वोटर ग्रुप के दिल तक पहुंच पाई है। इसके कई रीजंस हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं इसके जड़ें उसके काम से जुड़ी हुई हैं। अगर बीजेपी की माने तो खुद 5 फरवरी 2024 में लोकसभा में खड़े होकर पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। क्या है ये सारे काम और क्या है बीजेपी का विजन 2024? देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो सेंटर में आते ही एक 100 डे का एजेंडा लाएगी, जिसमें इंक्लूड होगा 50 से 70 इंपॉर्टेंट गोल्स और रिकमेंडेशंस, जिससे साफ दिखेगा कि भारत को बदलने का क्या विजन है बीजेपी का। इन गोल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी ए के गोल्स वो गोल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के होंगे और इनको खुद प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंस किया जाएगा। कैटेगरी बी के जो टारगेट्स हैं वो यूनियन मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट द्वारा अनाउंस किए जाएंगे जैसे ही उनको रोल डिवाइड होंगे। और लास्ट कैटेगरी है कैटेगरी सी, जिसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स होंगे जिन्हें 2 से 3 साल के अंदर पूरे करने होंगे। ये तो है बीजेपी के 100 दिन में अनाउंस और इंप्लीमेंट करने वाले प्लान्स। मगर बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे प्लान्स हैं और उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मुद्दा आजकल काफी गर्म है। देखिए, यहाँ वन से हमारा मतलब लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को साथ कराने से है। आपने देखा होगा कि हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन लगे ही रहते हैं, जिससे न केवल एक लंबा वक्त इसमें जाया होता है बल्कि देश का एक बड़ा बजट भी चुनाव में लग जाता है। ऐसे में अच्छे गवर्नेंस और फाइनेंशियल एफिशिएंसी को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी आज से नहीं बल्कि सालों से उठा रही है। इसके लिए 1 सितंबर 2023 को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी बनाई गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी एक सदस्य रखा गया है और ये मिलकर एक देश एक चुनाव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ऑपोजिशन इस पॉलिसी को टोटली अपोज करता है और वो मानता है कि इससे रीजनल इश्यूज कहीं ना कहीं दब सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो इस पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए बीजेपी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का भी ऐसा ही कहना है। उनके मुताबिक एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के 5 आर्टिकल्स में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आर्टिकल 83 यानी लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित करना, आर्टिकल 85 लोकसभा भंग करने का प्रावधान, आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित करना, आर्टिकल 174 यानी विधानसभा भंग करने का प्रावधान और आर्टिकल 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान शामिल है। आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 5 आर्टिकल बदलने होंगे और उन्हें बदलने के लिए भी विधानसभा से अप्रूवल चाहिए होगा। साथ ही साथ संविधान के साथ साथ दूसरे कई कानूनों में भी बदलाव करने होंगे। अगर बीजेपी सच में ये बदलना चाहती है तो इस बार काफी मेजॉरिटी में उसको सीट्स जीतनी पड़ेगी, जिससे वो ये बिल अप्रूव कर पाए। अब बात करें दूसरे फैक्टर की, तो ये इसमें प्रधानमंत्री सब परिवार के लिए घर बनवाना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये योजना बीजेपी ने 2016 में शुरू की थी, जिसमें 2.95 करोड़ पक्के घर लोगों को देने की बात कही गई थी और इसके साथ ही बेसिक अमेनिटीज देने का फैसला भी किया गया था। मगर कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई इससे क्या ही फायदा होगा भारत का, पर इतने सारे घर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्टील और सीमेंट। अगर देखा जाए तो भारत में स्टील और सीमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इससे जुड़े बिजनेसेस को काफी फायदा होगा और आम लोगों के लिए जॉब्स भी जनरेट होंगी, जिससे भारत को काफी हेल्प मिलेगी डेवलपमेंट में। इसके साथ ही ये चीजें रोड्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भी मदद करती हैं
और बीजेपी सरकार के दौरान ये बढ़ते हुए दिख रही हैं और खुद बीजेपी ने कहा है कि उनका फोकस कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा रहेगा। सेम इंडियन रेलवेज भी ग्रो करने वाला है, जहां बुलेट ट्रेन्स और वंदे भारत ट्रेन्स ज्यादा से ज्यादा लॉन्च की जाएंगी और ये भारत और उसके लोगों के लिए काफी सारी जॉब्स जनरेट करेगा। तभी तो रेलवे मिनिस्टर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे का अगर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया से कंपेयर किया जाए तो रेलवेज की ग्रोथ उनसे 4 गुना देखी गई है। उनका खुद का मानना है कि ये इसलिए है क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट डिफरेंट सेक्टर्स का एक साथ आने का कॉम्बिनेशन है और ऐसे ही हर सेक्टर को डेवलप करने के लिए सब कंपनीज और बिजनेसेस को एक साथ आना होगा, जिसके बाद भारत के हर सेक्टर में ग्रोथ देखी जा सकती है। अब बात करें तीसरे फैक्टर की, तो अब आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लेस है, तो बीजेपी ने भी इसको डेवलप करने की ठानी है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे टेक्नोलॉजी में भी विकसित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे वर्ल्ड में आपको एक अलग पहचान दे पाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए न्यू एज टेक्नोलॉजी पर सवार होने का मोदी का एजेंडा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को दिए जा रहे बड़े प्रोत्साहन से स्पष्ट है, जो मैन्युफैक्चरर्स को भारत में प्लांट सेटअप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात के धोलेरा और सनंद और असम के मोरीगांव में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का फाउंडेशन रखा था। चिप मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स देने के साथ साथ सरकार इसके साथ ही स्मॉल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देगी, जिससे एक इकोसिस्टम क्रिएट हो पाएगा इस इंडस्ट्री का। स्पेस इंडस्ट्री में भी इसी तरह के जोर की उम्मीद की जा रही है, जो पहले से ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री तो बनती जा रही है। इनोवेशन पर चलने वाले स्मॉल स्टार्टअप्स को इस एरिया में बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे न्यू एज टेक सेक्टर्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को भी ज्यादा बेनिफिट्स देने की उम्मीद है। हाल ही में एआई को डेवलप करने की दिशा में जोर देते हुए कैबिनेट ने देश के एआई इंडस्ट्री के लिए फंडिंग दी है, जिसमें स्टार्टअप को पैसा देना और टॉप टैलेंट को ढूंढना ये सब शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने एक मेगा कंप्यूटिंग फैसिलिटी की बात की है, जिसमें सरकार का प्लान है कि वो एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और 10,000 और मोर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज इसके साथ बनाए जाएंगे, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की भागीदारी होगी। अब चौथा जो प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है वो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसके तहत मोदी सरकार देश में ही काफी सारी चीजें भारत में मैन्युफैक्चर करने पर जोर डालती आई है। देखिए, मेक इन इंडिया मोदी की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट रहा है और इसको काफी ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। बावजूद इसके कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी हार्डशिप्स फेस करती हुई नजर भी आई है, मगर ये मैन्युफैक्चरिंग पुश भी इस समय भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब्स क्रिएशन में मदद मिलेगी। जो मेजर इनिशिएटिव यहाँ देखने को मिल सकता है वो है लैंड एक्विजिशन लॉज में सुधार करना, जिसकी वजह से एक इजियर और फास्टर वे में ये लैंड प्राइवेट इंडस्ट्री एज वेल एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल पाए। सेम ही ये लेबर लॉज के साथ भी होगा, जो पास तो कर दिए गए हैं मगर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, और इनको जल्द ही सरकार पास करवाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के लिए लेबर्स को हायर करना इजियर हो सके और इससे ज्यादा जॉब्स देखने को मिलेंगी। पांचवा जो चेंज देखने को मिलेगा वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश भर में अप्लाई होना। जहां एनआरसी को लेकर बीजेपी इस चुनाव में चुप सी दिखी, वहीं सीएए और यूसीसी को लागू करना उनके मैनिफेस्टो प्रॉमिस में भी देखा गया। बीजेपी का कहना है कि अगर वो ये इलेक्शन जीतेंगे तो देश भर में सीएए और यूसीसी लागू करवा के रहेंगे। सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। ये विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित थे। और वहीं यूसीसी ऐसा बिल है जिससे सामाजिक मामलों से संबंधित कानून जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेना, ये सब हर धर्म में एक ही तरह से लागू होंगे। हालांकि ऑपोजिशन ने इसे ना लागू करने का फैसला किया है और रीजनल पार्टीज ने भी इसे अपनी स्टेट में लागू करने से मना कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सच में पूरे देश में ये लागू कर पाएगी। आइए अब लास्ट बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसकी श्योरिटी तो नहीं है कि बीजेपी ये करेगी या नहीं, मगर इस बार ये सुनने को मिल रहा है कि सेंटर में आते ही बीजेपी स्टेट की पावर को कम कर देगी। देखिए, अभी भारत के संविधान में सेंटर और स्टेट की पावर्स में अलग अलग बंटवारा है और इससे दोनों की पावर में टकराव नहीं होता है। इसमें सेंटर के पास जैसे कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, एटॉमिक एनर्जी, कस्टम्स से रिलेटेड पावर आती है,
वहीं स्टेट के पास पुलिस, जेल, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड पावर होती है। कुल मिलाकर इन एरियाज में ये डिसीजंस लेने के इंडिपेंडेंट होते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार की मर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाल ही के दिनों में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक पावर को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है, खासकर उन स्टेट में जहां ऑपोजिशन पार्टीज पावर में है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम दिल्ली को कह सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और मोदी सरकार के बीच किस हद तक ब्लेम गेम चलता है ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी इसलिए भी चाहिए ताकि वो पावर को अपने ढंग से बांट सके। अगर ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए बीजेपी को अधिकार मिल जाएगा कि वो केंद्र और राज्य की शक्तियों को एक नए सिरे से बांट सके। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि इसके तहत ज्यादा पावर सेंटर के हाथों में दे दी जाए ताकि ओपोजिशन पार्टीज के स्टेट में जीतने के बाद भी ज्यादा पावर सेंटर के हाथों में ही बनी रहे। इसी को लेकर ऑपोजिशन विरोध कर रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा किया जा सकता है। अब ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो पूरे भारत में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से चेंजेस भारत में देखने को मिलेंगे अगर बीजेपी जीत जाती है। उनमें से कुछ है, मुद्रा लोन की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा IIT, IIM, एम्स और ऐसे अन्य संस्थान शुरू करे जाएंगे। और मेक भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब इलेक्शन रिजल्ट ही बताएगा भारत बदलाव की तरफ जाएगा या सरकार ही बदल दे। मगर इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी का पूर्ण बहुमत से जीतना तय है और क्या ये रियलिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।